हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर थ्रेड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन आप लोगों के लिए आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग आरबीआई न्यूज़ अगस्त देखने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे एग्जाम में, सो सेशन को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप इजी वे में कॉम्प्लेक्स चीज़ों को देखेंगे और ऑल्सो आप लोगों को ये भी आइडिया लग जाएगा कैसे डेप्थ में आप लोगों को फैक्ट्स फिगर्स याद रखने हैं, ठीक है। आरबीआई ने मैकेंजी और एसेंचर के साथ कोलैबोरेशन करा है। इजी वे में पढ़ना है आप लोगों को, कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आरबीआई ने किसके साथ टाई अप करा है, कोलैबोरेशन करा है मैकेंजी एंड एसेंचर के साथ। ये दोनों नाम याद रखने हैं आप लोगों को। इसमें कोलैबोरेशन का रीजन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इन्होंने टाई अप करा है इनके साथ। ये टेक कंपनीज है, तो इन्होंने मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुपरवाइजरी डेटा एनालिसिस ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगे आरबीआई को, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आरबीआई ने टाइप करा है मैकेंजी और एसेंचर के साथ। ये नाम आप लोगों को याद रखना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग किस तरीके से आप लोगों को डाटा पढ़ना रहता है, कैसे याद रखना है। ऐसे छोटे छोटे तरीके में ब्रेक डाउन करो और याद रखो, क्योंकि एग्जाम में अब इतना टाइम नहीं है कि आप इतना डिटेल में पढ़ेंगे उसको। केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को याद रखना है। देखो, आरबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस करा है, रिफॉर्म्स फॉर ट्रांसपेरेंट होम लोन ईएमआई। अभी तक क्या चल रहा था कि जो लेंडर रहते हैं होम लोन के, वो टेनर चेंज कर देते कस्टमर का, या फिर उनका फ्लोटिंग रेट फिक्स रेट में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते। कस्टमर को आइडिया नहीं रहता था कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट किस बेसिस पर बन चल रहा है, राइट। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा है रिफॉर्म्स फॉर ट्रांसपेरेंट होम लोन ईएमआई। इसमें कस्टमर को इनको प्रॉपर वे में बताना पड़ेगा। पहले भी बताते थे, लेकिन अभी गाइडलाइंस थोड़ा स्ट्रिक्ट आ गए, जहाँ पे कस्टमर को इनको प्रॉपर वे में बताना पड़ेगा फ्लोटिंग रेट फिक्स्ड रेट के बारे में। उसके अलावा टेनर चेंज वो ऐसे बिना कस्टमर कंसेंट के प्रॉपर वे में बताया बिना टेनर को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट होम लोन ईएमआई। इसमें एक और पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग सिस्टम ओवरव्यू। आरबीआई ने क्या करा था, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग सिस्टम को 2019 होम लोन के लिए इंट्रोड्यूस करा था। ये क्या चीज है, इसमें जैसे कि रेपो रेट रहता है, ट्रेजरी बिल रेट रहता है 91 डेज का, ट्रेजरी बिल रेट रहता है 182 डेज का। इस रेट को रेफरेंस रख के होम लोन के फ्लोटिंग रेट को डिसाइड करा जाता है। उसके अकॉर्डिंग फ्लोटिंग रेट फ्लक्चुएट होता है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्किंग सिस्टम ओवरव्यू। अब ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को लिखते जाइए। ये आपको रिवीजन में भी हेल्प करेंगे। और अब अभी का रिसेंट डेटा है ये सब चीजें। और अगर आप अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हो बचे हुए दिनों में प्रॉपर वे में, अपने फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं करा। देखो, फाइनेंशियल अवेयरनेस कर भी लेते तो क्या होता है, रिवीजन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो चीजें, वो डाटा, वो फिगर्स हम लोगों को कंफ्यूज करते, वो बैक टू बैक स्ट्राइक नहीं होते मेरे दिमाग में। तो देखो, उसके लिए आप लोग अभी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के। इसमें आप लोगों को बेनिफिट ये है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस में आप लोगों को 5 स्पेशल क्लासेस आ रही है। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 3 स्पेशल क्लासेस आई थी, इसे 5 स्पेशल क्लासेस इसमें आने वाली है। उससे क्या होगा, आप लोगों का पर मंथ का एक क्लास में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ओवरव्यू। उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यू लगाना है। एमसीक्यू से क्या होता है, आपने क्लास देखी तो ये तो टू द पॉइंट क्लास है, आपको बस देखना है, सुनना है। उसके बाद आधे आधे घंटे की 30-40 मिनट्स की क्लास है। टोटल आपका 2-2.5 आवर में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इससे अच्छी मास्टर क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल नहीं रहेगी, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स निकालने के लिए। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। एक और चीज होती है इसमें कि आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा, जैसे कि अभी हम यूपीआई लाइट के बारे में देख रहे थे, तो उसके आपने 5 एमसीक्यू लगा लिए, तो आप हो सकता है कुछ चीजें को इग्नोर कर रहे थे, तो बैक टू बैक आपको वो डाटा स्ट्राइक हो रहा है दिमाग में कि 200 था पहले, अब 500 हो गया है। इस टाइप की चीजों से आप लोगों का रिवीजन होता है, अननोइंगली आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये मास्टर क्लासेस है। आप लोगों को एनरोलमेंट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आरआरबी 10 कूपन कोड आप लोगों को यूज करना है फॉर फर्दर 10% ऑफ। और ये क्लासेस जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, कल से लाइव हो जाएगी। कल, परसों और नरसों 3 दिन ये क्लासेस लाइव रहेगी, तो आप लोगों को यूज रहेगा। और डेफिनेटली आप लोगों का स्कोर बूस्टर का एग्जाम है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरआरबी 10 कूपन कोड आप लोगों को यूज करना है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को कंप्यूटर अवेयरनेस की भी क्लासेस अवेलेबल है, अगर आप कंप्यूटर अवेयरनेस लेना चाहते हो, क्योंकि हर सेक्शन आप लोगों को नंबर दिलाएगा। 10-10, 20-20 नंबर आप हर सेक्शन से लेकर आओ, आप लोगों का टोटल स्कोर वैसे ही बढ़ जाएगा। स्टक मत होइए। साथ में आप बंडल भी एक्सेस कर सकते हो। बंडल में आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिससे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का भी आपको आइडिया लग जाएगा प्रॉपर वे में। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाके आरआरबी 10 कूपन कोड आप लोगों को सारे कोर्सेस में लगाना है। ऑटोमेटिक आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा। बचे हुए टाइम को प्रॉपर वे में यूटिलाइज कीजिए, वाइसली अपना टाइम स्पेंड कीजिए और प्रॉपर वे में तैयारी कीजिए। देखो, टू द पॉइंट करेंगे तो आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कैंडिडेट्स खाली रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बस इतना पढ़ के छोड़ देते हैं चीजें।
आप देखते हैं रेपो रेट अनचेंज्ड है, 6.50 रखा गया है। ये आप लोगों को याद रखना है, थर्ड टाइम ऐसा हुआ है कॉन्जिक्यूटिव टाइम जो अनचेंज्ड रखा गया है 6.50 पे रेपो रेट को। ये याद रहेगा, इसको नोट डाउन भी करते चलना, एमसीक्यू भी लगा लेना आप एनरोल करते तो वहां से। ठीक है, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स के बारे में देखते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन 4.3% रिकॉर्ड करा गया था मई 2023 में। मई 2023 में 4.3 रिकॉर्ड करा गया था, ये याद रहेगा। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब सारा इन्फ्लेशन, टोटल ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज का इन्फ्लेशन जो रहता है ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, टोटल इन्फ्लेशन आ गया, ग्रॉस आ गया, जैसे हम बोलते हैं ना ग्रॉस पेमेंट कितना है, ऐसे ग्रॉस समझ लो आप इसको। इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स ऑन यूपीआई। अभी तक क्या होता था कि जो डेफ पर्सन या फिजिकली डिसेबल पर्सन है उनके लिए थोड़ा इजी करने के लिए यूपीआई पेमेंट को, तो उसमें कॉन्वर्सेशन बेस्ड एआई पावर्ड को यूज करा गया है। एआई पावर्ड कॉन्वर्सेशनल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई का, ये इंट्रोड्यूस करा गया है आरबीआई द्वारा। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या करा है, कॉन्वर्सेशनल पेमेंट, जैसे कि बातचीत करके अपन करते हैं ना, जैसे चैटबॉट से बात करते हैं अपन, उस हिसाब से यूपीआई का ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो जाएगा। जैसे गूगल पे अपन कैसे सर्च करते हैं, वॉइस के थ्रू कैसे सर्च करते हैं ना। अब आगे देखते हैं यूपीआई लाइट पेमेंट लिमिट एनहांसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी दिस एग्जाम में। ठीक है, देखो क्या होता है, अभी इसमें बताया क्या है, यूपीआई लाइट की जो लिमिट है 200 रुपीज से 500 कर दी गई। अब क्या जरूरी है, क्या यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा? नहीं, हो सकता है आपसे यूपीआई के बारे में पूछ ले, हो सकता है यूपीआई लाइट के अदर फीचर्स के बारे में पूछ ले, क्योंकि ये न्यूज में तो ये तो कॉमन सेंस है कि ये तो आता होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में, यूपीआई लाइट और यूपीआई में डिफरेंस क्या है। यूपीआई, यूपीआई लाइट, यूपीआई में हमको पिन डालना पड़ता है, इसमें विदाउट पिन ऑथराइजेशन हो जाता है। जब कस्टमर नियर बाय कैटेगरी में रहता है, जैसे ब्लूटूथ वायरलेस काम होता है ना, उस टाइप से उस जोन में बिना पिन के ऑथराइजेशन के काम हो जाएगा। तो उसका लिमिट जो रख रखा है आरबीआई ने अभी, वो है 4000 पर डे है मैक्सिमम यूपीआई लाइट का। उसके अलावा 2000 पर टाइम हो सकता है, पर टाइम ऐड हो सकता है यूपीआई लाइट में, है ना। यूपीआई लाइट में पर टाइम 2000 ऐड हो सकता है। पर ट्रांजेक्शन का लिमिट है 500, पहले था 200, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 500। ये याद रखना आपको। पर डे का जो लिमिट है वो है 4000, 2000 वन टाइम में आप यूपीआई लाइट में ऐड कर सकते हो। अब यूपीआई का आप एक और बात देख लो, यूपीआई के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यूपीआई में जो है 2 लाख का लिमिट है, पर डे का कर दिया है यूपीआई लिमिट, आप पर डे यूज कर सकते हो। 20 ट्रांजेक्शन मैक्स कर सकते हो पर डे में। यूपीआई लाइट में ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे कोई इशू नहीं है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। 2000 पर टाइम आप ऐड कर सकते हो यूपीआई लाइट में, 4000 पर डे मैक्सिमम, मतलब 2000 दो बार कर सकते हो पर डे। उसके अलावा 200 से 500 पर ट्रांजेक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पर ट्रांजेक्शन आप 500 तक का अमाउंट कर सकते हो यूपीआई लाइट से। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे कोई इशू नहीं, आप 2 रुपए का करो, 5 रुपए का करो, उस पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का इशू नहीं है। यूपीआई में 20 ट्रांजेक्शन पर डे का लिमिट है, ये चीज याद रहेगी, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एग्जाम के पॉइंट ओवरव्यू से। अब हम आगे देखते हैं, आरबीआई इंपोजेस पेनल्टीज ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स। देखो ये छोटे छोटे पेनल्टीज आप लोग इग्नोर कर दो, ये चीजें आप लोगों को नहीं करना है। इन टाइम पर अच्छी चीजें करके जाएंगे, जो क्वालिटी जो एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आ जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स आ जाता है ना। तो ये सब चीजें आ जाती है इसके अंदर। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन ओवरऑल एक ग्रॉस है। अब आप देखेंगे क्वार्टर 2 में रिटेल इन्फ्लेशन को 6.2 प्रोजेक्ट करा गया है, फोरकास्ट करा गया 6.2। क्यों करा गया? क्योंकि वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्वार्टर 3 में 5.7 और क्वार्टर 4 में 5.2। 6.2 क्वार्टर 2 में, फिर 5.7 क्वार्टर 3 में, और 5.2 है फिर वापस से क्वार्टर 4 में। ये याद रहेगा, क्वार्टर 3 क्वार्टर 2, ये किसका है? रिटेल इन्फ्लेशन फोरकास्ट करा गया है। अब हम आगे देखते हैं, ऐसे ही डेटा छोटे छोटे नोट डाउन कर लो, टेबल बना लो। वापस आप अभी वीडियो के बाद अगर इनको नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे, फिर परसों आप लोगों को याद नहीं रहेगा, एग्जाम टाइम पर ये सब चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। तो डेटा को वाइसली हैंडल करो, ठीक है। यही चीजें आप लोगों की क्लास में आप लोगों को डील कराई जाएगी, जिससे आप लोग एमसीक्यू लगाएंगे, ये सब करेंगे ना, तो उसमें आप लोगों का ऑटोमेटिक प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, डिस्पाइट वीक एक्सटर्नल डिमांड डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन्स रोबस्ट। अभी एक्सटर्नल डिमांड वीक चल रहा है तो भी डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी बताई जा रही है। अब सीपीआई इन्फ्लेशन आप लोगों को बताना है, सीपीआई इन्फ्लेशन का फोरकास्ट 5.1 से 5.4 कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपके एग्जाम से, 5.1 से 5.4 कर दिया गया। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मेनली अर्बन कंज्यूमर का जो एक्सपेंसेस होते हैं, हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस होते हैं, उनमें जो भी चीजें बढ़ती, जैसे कि 2010 में हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या थे अर्बन कस्टमर्स के, अर्बन कंज्यूमर्स के, 2020 में कितना था, तो ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ा, इंक्रीमेंट कितना हुआ, उसको बोलते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस
इन्फ्लेशन, ईयर ऑन ईयर जरूरी नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन कितना बढ़ रहा है उसके एक्सपेंसेस पे, उसको बोलते हैं ये। और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स में ये होता है कि अगर आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा किसी प्रोडक्शन कंपनी है, उसमें रॉ मटेरियल में कितना खर्चा आया, सब चीज मिलाकर कितना खर्चा आ रहा है, कंज्यूमर लेवल पे नहीं, होलसेल प्राइस लेवल पर, तो उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी आप देखेंगे मॉनिटरिंग इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी के बारे में बताया गया है, 4% का टारगेट रखा है एमपीसी ने। एमपीसी कौन है? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, 6 मेंबर कमेटी होती है, 6 मेंबर कमेटी होती है, ठीक है। जीडीपी फोरकास्ट करा गया 6.50 का, जीडीपी फोरकास्ट कितना है? 6.50 का, याद रखना है आपको। उसके बाद जो मॉनिटरिंग इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी क्या होता है, ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ रहा है, वो एक स्टेबल तरीके से उसका ट्रेजेक्टरी क्या है उसके अकॉर्डिंग ये लोग डिसाइड करते हैं। तो 4% का इन्होंने रखा कि ईयर ऑन ईयर इतना होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को लिक्विडिटी मेजर्स में क्या बोला है बैंक ने? अभी देखो 2000 के नोट्स सबमिट करे जा रहे थे, डिसकंटिन्यू हो रहे थे, तो 10% का कैश रिजर्व रेशियो इन्होंने बढ़ा दिया, एडिशनल, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, जो भी है उसके साथ में 10% एक्स्ट्रा बैंक के साथ, मतलब सेंट्रल बैंक के साथ डिपॉजिट में रखना पड़ेगा। 2000 मई 2019 से लेकर जुलाई 19 मई से लेकर जुलाई 28 तक का डेटा है ना, अगस्त 12 से इफेक्टिव हो चुका है ये चीजें, ऑलराइट। तो 10% एक्स्ट्रा कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यूपीआई पेमेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब हम आगे देखने वाले हैं। सेम चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, थर्ड कॉन्सेक्यूटिव टाइम 6.50 रेपो रेट रहा है। उसके साथ में रेपो रेट मई 2020 से फरवरी 2023 में 250 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। पिछले साल मई 2022 की बात करें, अभी फरवरी 2023 की बात करें, तो जब तक 250 बेसिस पॉइंट बढ़ा है अभी तक, ठीक है। मतलब इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव बताई गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पीएसयूज आपकी एग्जाम के लिए होने वाला है। अब इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन करते चलना, साथ में जो मैं फिगर्स बताते चलूँ उनको नोट डाउन करना और छोटे वे में लिख लो, टेबल बना लो, उससे आप लोगों को याद रहेगा। जैसे कि आप एग्जाम टाइम पर भी देख के जाएंगे जस्ट, तो आपको रिकॉल हो जाएंगे सारे डेटास, याद रहेगा, ठीक है। नोट डाउन करते चलना साथ में। टोटल प्रॉफिटेबिलिटी पीएसयू की डबल हो चुकी है, डबल से भी ज्यादा हो गई है, 34,774 करोड़। क्वार्टर वन की बात हो रही है, कौन से क्वार्टर वन? अप्रैल मई जून, क्वार्टर वन में प्रॉफिटेबिलिटी कितना हुआ? 34,774। लास्ट ईयर कितना था? 15,306 करोड़, उससे डबल से भी ज्यादा ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। ये दोनों डेटा आप लोग नोट डाउन कर लो साथ में। क्वार्टर वन की बात हो रही है। अभी क्यों बढ़ा है? एनआईएम बढ़ाने की वजह से बढ़ा। एनआईएम क्या होता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये बैंक है, ये डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहा है, ये बैंक लेंडिंग दे रहा है, इन दोनों के परसेंटेज में जितना डिफरेंस रहता है ना, बैंक कितना पे कर रहा है कस्टमर को, बैंक कितना ले रहा है कस्टमर से लेंड करके, तो वो दोनों पे जितना डिफरेंस रहता है उसको एनआईएम बोलते। तो अभी 3% से ज्यादा चल रहा है, तो 3% से ज्यादा चल रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 3.86 चल रहा है, ये भी नोट डाउन करो। सेंट्रल बैंक का कितना चल रहा है? 3.62, और इंडियन बैंक का चल रहा है 3.61। याद रहेगा तीनों डेटा, 3.86, 3.62, 3.61, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। याद रहेगा ये चीज। एनआईएम क्या रहता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक ने 307% की ग्रोथ करी है। लास्ट ईयर जितनी ग्रोथ करी थी उससे 307% की ग्रोथ करी है ना। तो इसने, पीएनबी ने सबसे ज्यादा ग्रोथ करी परसेंटेज वाइज, अमाउंट वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज। अमाउंट कितना है इसका? 1255 करोड़। ये दोनों डेटा लिखो। एसबीआई ने कितनी ग्रोथ करी है? 178, पिछले साल से 178% ग्रोथ करी है। कितना अमाउंट करा इसने? 16,884 करोड़। ये डेटा याद कर लो, पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसबी प्रॉफिटेबिलिटी से चांसेस है एक क्वेश्चन तो आपको लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया ने 176% का इंक्रीज करा है और प्रॉफिट कितना है? 1551 करोड़। पंजाब नेशनल बैंक का 1255 है, 1551 करोड़ बैंक ऑफ इंडिया का, और 16,884 करोड़ किसका है? एसबीआई का। एसबीआई ने डोमिनेट करा है ऑलमोस्ट मार्केट को, याद रहेगा ये चीज आपको। लास्ट ईयर का पूरा पीएसबी प्रॉफिटेबिलिटी था 1.05 लाख करोड़, ये भी नोट डाउन करो। उसमें भी 50% का ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूशन किसका था? एसबीआई का। ये पीएसयू की बात हो रही, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात हो रही, पीएसबी की बात हो रही है, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 95% का ग्रोथ करा है, 882 करोड़ का प्रॉफिट है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 88% का ग्रोथ करा है, 4070 करोड़ का प्रॉफिट है। यूको बैंक ने 81% का ग्रोथ करा है,
581 करोड़ का प्रॉफिट है, ये भी लिख लो तीनों डाटा साथ में एक ही टेबल बना के। पंजाब सिंध बैंक ने नेगेटिव करा है, नेगेटिव मतलब लॉस में नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज जो हुआ है इंक्रीज, वो इंक्रीज नहीं हुआ, थोड़ा सा कम हुआ है। कितना हुआ है? 153 करोड़, 25% डिक्लाइन हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक नहीं, पंजाब एंड सिंध बैंक, याद रहेगा ये चीजें आप लोगों को। ये जो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक मेजर रहता है पीएसबी ग्रोथ का, 4R स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है, रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म, याद रहेगा। 3,10,997 करोड़ 2016-17 से 2020-21 तक इन्फ्यूज हो चुके, रिकैपिटलाइज हो चुके पीएसबी में, याद रहेगा। 3,10,997 करोड़, ठीक है। ये डेटा आप लोगों को याद रखना है। मैंने आपको 1.05 करोड़ का बताया, लाख करोड़ का बताया है। ये लास्ट ईयर का पीएसबी प्रॉफिटेबिलिटी टोटल अमाउंट था। Q1 की अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें से नेगेटिव ग्रोथ किसने करा? पंजाब एंड सिंध बैंक ने 25% का नेगेटिव ग्रोथ है। लास्ट ईयर से ग्रोथ जितना था उसका परसेंटेज कम हो गया, ठीक है। पी वासुदेवन को रिसेंटली अपॉइंट करा गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, ये याद रखना, पी वासुदेवन आरबीआई। देखो ये चीजें आप लोगों को सेशन के बाद इतना इजी वे में याद नहीं रहेगी, आप लोगों को पीडीएफ या फिर अपने नोट्स हैंड रिटन बनाने चाहिए, उसको नोट डाउन करेंगे तो आपका खुद को स्ट्राइक होता है, तो आप लोग को याद रहता है डेटा, ठीक है। सेम आप लोगों की क्लासेस में अवेलेबल रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप प्रॉपर वे में पढ़ लीजिए और अपने बचे हुए टाइम को वाइसली यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आरबीआई ने इम्पोज करा है 2000 करोड़ का लेट सबमिशन फी ऑन मेजर पीएसयूज फॉर ओवरसी इन्वेस्टमेंट्स। 2000 करोड़ का पेनल्टी किसके ऊपर लगाया है? ओएनजीसी के ऊपर लगाया है, इंडियन ऑयल के ऊपर लगाया है, गेल इंडिया के ऊपर लगाया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऊपर पेनल्टी लगाया 2000 करोड़ का। सबसे ज्यादा पेनल्टी ओएनजीसी के ऊपर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? इन्होंने रिपोर्ट नहीं करा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को टाइमली, जो आरबीआई का टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फेमा के अंडर में अपने आप को रिपोर्ट नहीं करा है, तो उसकी वजह से आरबीआई ने 2000 करोड़ का पेनल्टी लगाया। इनके ट्रांजैक्शन चलते हैं एसबीआई के साथ, एसबीआई ने आरबीआई को लेटर लिखा है कि आप थोड़ा सा इनको मैनेज कर दीजिए, इनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए चीजों को हैंडल करने के लिए, रिपोर्टिंग थोड़ा लेट करने के लिए, ठीक है, ये याद रहेगा। 2000 करोड़ का पेनल्टी लगा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था। अब आरबीआई ने क्या हुआ, स्टार नंबर की सीरीज के ऊपर अभी बीच में इश्यूज चल रहे थे, तो आरबीआई ने क्लैरिफाई करा है कि जो हमारे 100 पैकेट्स रहते ना, नोट का 100 पैकेट रहता है, उसमें किसी भी नोट में डिफेक्ट होता है तो उसको स्टार नंबर्स की सीरीज से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये वैलिड नोट है, और स्टार नंबर का कब काउंट होता है? जब उसको रिप्लेस करा जाता है। आया समझ में? यहाँ पे क्या लिखा है? दिस बैंक नोट्स आर रिप्लेसमेंट्स फॉर डिफेक्टिवली प्रिंटेड वंस विद इन अ पैकेट ऑफ 100 सीरियली नंबर्ड बैंक नोट्स। 100 का पैकेट रहता है, उसमें कुछ भी डिफेक्टिव प्रिंट हो जाता है तो उसको स्टार वाले से रिप्लेस कर दिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है, तो वो वैलिड नोट था। अब इसमें बताया गया है कि आरबीआई की बैंक नोट की डिजाइन कैसे होती है, सेंट्रल बोर्ड रिकमेंड करती है, उसके बाद क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के पास जाता है, सिक्योरिटी मेजर ये सब चीजें चेक करी जाती है, इस तरीके से नोट का काम होता है, करेंसी वाला, ठीक है। अब हम देखते एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है आरबीआई का, ये सब अगस्त का न्यूज चल रहा है, इनको नोट डाउन कर लो, और ये आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आरबीआई परमिट्स ओपनिंग ऑफ स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट फॉर ट्रेड, आरबीआई स्ट्रेटेजिक मूव एनहांसिंग रुपी इंटरनेशनल स्टेटस। देखो अभी तक क्या होता था, ये यूएस है, ये समझ लो जापान है, ये है इंडिया। अभी कुछ भी अमाउंट इनको करना रहता था ट्रांजेक्शन एक दूसरे से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी ट्रांजेक्शन बेस्ड, तो इसमें क्या होता था, ये पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट होते थे, फिर इसके बाद इस करेंसी में गया, तो इसमें मल्टीपल इनको चार्जेस लगते थे कन्वर्जन की, है ना, कन्वर्जन फी लगता है। तो आजकल क्या है, आरबीआई ने परमिट कर रखा है स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट को ओपन करने के लिए। स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, जैसे कि ये जापान का बैंक है कोई सा, अब ये इंडिया है, तो इंडिया में ये वाला बैंक अकाउंट सपोज लेते हैं, यूएस है, बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ अमेरिका में इंडिया वाला कुछ ट्रांजेक्शन करना है, तो इसका करस्पॉन्डेंट अकाउंट इंडिया में आईएनआर में ओपन हो जाएगा, इस बैंक का अकाउंट इंडिया में ओपन होगा, बैंक ओपन करेगा इसका करस्पॉन्डेंट बैंक का अकाउंट। फिर क्या होगा, इसने इसमें पैसा डाला है रुपीज में, और ये हो जाएगा डॉलर में कन्वर्ट, और इसके पास रिसीव हो जाएगा इस बैंक से। सेम अगर इसको पेमेंट करना है तो अपनी बैंक में डिपॉजिट करेगा, यहाँ से आईएनआर में विड्रॉ हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, याद रहेगा। अभी न्यू आप लोगों को रहेगा, ये फेमा के अंडर में ही पॉलिसी चलता है, ठीक है। इसमें 3 डेटा आप लोगों को याद रखना है। 20 बैंक्स इंडिया में ऑथराइज्ड है एसआरवीएस ओपन करने के लिए, एसआरवीएस मतलब स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स।
92 SRVS ओपन हो सकते हैं, मतलब करस्पॉन्डेंट बैंक्स कितने हैं, 92 जिनके अकाउंट ओपन हो सकते हैं, एलिजिबल है। और 22 कंट्रीज के साथ टाई अप हो चुका है, पार्टनरशिप हो चुका है। ठीक है, 22 कंट्रीज, 20 बैंक्स ऑथराइज्ड है, 92 करस्पॉन्डेंट बैंक्स ऑथराइज्ड है, एलिजिबल है टू अपना इंडिया में ओपन करने के लिए एसआरवीएस। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था। एक और लास्ट इंफॉर्मेशन है, बायलेटरल करेंसी अरेंजमेंट विद यूएई। यूएई के साथ बायलेटरल करेंसी अरेंजमेंट हुआ है कि अपनी डोमेस्टिक करेंसी में लोग अपने ट्रेड के लिए सेटलमेंट कर सकते हैं, मतलब जो पेमेंट करना है वो डोमेस्टिक करेंसी में दे सकते हैं। क्या हो रहा है कि डिपेंडेंसी यूएस और यूरो के ऊपर कम करी जा रही है सभी कंट्रीज द्वारा, तो अभी क्या है, अपनी डोमेस्टिक करेंसी में ये लोग पे कर पाएंगे। यूएई और इंडिया के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। हैंड टू हैंड इन चीज़ों को नोट डाउन करके याद कर लीजिए, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। रीजनिंग क्वांट के ऊपर थोड़ा सा हैंड्स ऑन करके जाना, इंग्लिश के ऊपर भी थोड़ा सा हैंड्स ऑन करना है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही छोड़ के चले जाओ इनको। और ये हर एक सेक्शन आप लोगों के लिए मैटर करता है, कम करके जाना लेकिन अच्छे से करना फाइनेंशियल अवेयरनेस को, चाहे आप जुलाई करके जाइए, अगस्त करके जाइए, जून करके जाइए, लेकिन कम कम करो, लेकिन अच्छे वे में करना, डिटेल्ड करना, इन डेप्थ करना, सारे डेटा फिगर को अच्छे से नोट डाउन करना। उनको रिवीजन लगेगा, बिना रिवीजन के आप लोग इनको अच्छे से नहीं कर पाओगे, बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग कराएंगे। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।